गया। प्रेस के भाई नोट कर लें, भारतवर्ष 36 जात के लोगों का एक सामूहिक देश है। हम सभी मिलकर के अपने तीन त्योहार, ईद और क्रिसमस आपस में मिलकर के मनाते हैं। हमारा कोई भेदभाव नहीं, लेकिन स्वार्थी लोगों ने हमें राजनीतिक तौर पर बांटने का कुचक्र रचा और जात पात का जय फैला करके उन्होंने देश की दौलत को लूटने का काम किया। ये प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान की लोकसभा के 542 सदस्य और 542 सदस्यों में से एक भी मुसलमान को बीजेपी ने टिकट नहीं दी है। ये रिकॉर्ड की बात है। और फिर भी ये सत्ता भोग रहे, लुटेरों के हाथ में राज आ गया है। उन्हें जनता से कोई प्यार नहीं, जनता से कोई सरोकार नहीं है। वो तो दौलत से प्यार रखते हैं, लोगों को लूटने का काम करते हैं। इस प्रकार के कानून बनाते हैं जिससे योजनाबद्ध तरीके से देश का पैसा मुट्ठी पर बड़े उद्योगी घराने, ये अंबानी और अडानी टाइप के जो लोग हैं, उनके पास जा रहा है और उनसे सीधा पैसा लेकर के ये लूट जा रहे हैं। 1978 में लोकसभा के चुनाव थे। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी राजस्थान के झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में एक सभा में भाषण दे रहे थे। मैं भी संयोग से उस सभा में गया हुआ और अपने भाषण में चौधरी देवीलाल जी जब भ्रष्टाचार का जिक्र कर रहे थे तो एक बूढ़े बुजुर्ग ने सभा में से खड़े होकर के कहा, चौधरी साहब, अब तो भ्रष्टाचार में भी भ्रष्टाचार होगा। चौधरी साहब समझ नहीं पाए उस पर। उन्होंने पूछा कैसे? उस बुजुर्ग ने बताया कि पहले पैसे लेकर के काम तो कर दिया करते थे, अब ये कम वक्त पैसा भी खा जाते हैं और काम भी नहीं करते। ये हालत आज इस देश की। दोनों हाथों से देश की दौलत को लूटने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि लुटेरों को सबक सिखाने के लिए, राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए, हरियाणा प्रदेश की भलाई और वैभवती के लिए आप सबको संगठन को मजबूत बनाना हो, शामिल होना चाहते हैं। आज हर आदमी की जबान पर एक बात है कि आने वाला चुनाव इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जीते। उर्दू का एक मुहावरा है, आवाज एक अलग, नगाड़ा एक होला। जनता की जो आवाज होती है वो परमात्मा का नगाड़ा होता है। निश्चित रूप से सरकार आपकी बढ़ेगी, क्योंकि आज सत्ता पक्ष की पार्टी इस बात को लेकर के डरी हुई है कि तुम्हारी सरकार ना चली जाए, इसलिए एलनाबाद विधानसभा की खाली सीट का चुनाव टालते जा रहे हैं। भारत के संविधान के मुताबिक 6 महीने के अंदर अंदर खाली सीट पूर्ण होनी चाहिए, लेकिन ये बार बार टालते जा रहे हैं। अभी परसों के अखबार में हमने पढ़ा कि बंगाल की और यूपी की और किसी और प्रदेश की 3 खाली विधानसभा की सीटों के उपचुनाव, ये जो आने वाले चुनाव है पंजाब और यूपी के, उसके साथ कराए, लेकिन उसमें हरियाणा की एलनाबाद का जिक्र नहीं है। एलनाबाद के चुनाव को ये टालते जा रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिला के जा रहा हूं कि एलनाबाद का चुनाव जब कभी भी होगा, क्योंकि बकरे की मां कितने था और टाड़ेगी, चुनाव तो कराना ही पड़ेगा। चुनाव जब होगा तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के उम्मीदवार के मुकाबले में जितने लोग चुनाव मैदान में उतरेंगे उन सब की जमानत जब्त हो जाएगी। आपकी पार्टी का उम्मीदवार भारी मतों से विजयी होगा
और उसका नतीजा ये निकलेगा कि आपके चुनाव जीतने के बाद इस सरकार में भगदड़ मच जाएगा, गठबंधन टूट जाएगा, इनके चुने हुए प्रतिनिधि इनकी पार्टियों को छोड़ के भाग जाएंगे और जब सरकार अलग मत में रहेगी फिर मिड टर्म पोल स्वाभाविक मध्यावधि चुनाव होंगे। आपको 4 साल इंतजार करने की जरूरत है और जब सरकार आपकी बढ़ेगी तो ये मेरे कहने की आवश्यकता नहीं। अगर हमने अतीत में अच्छे काम किए हैं तो भविष्य में और ज्यादा अच्छे काम करेंगे। और चंडीगढ़ में मैं अपने किसी मित्र से मिलने के लिए जा रहा था। इस बात से जिस सड़क से मैं जा रहा था उसी सड़क पर मुख्यमंत्री निवास था और मुख्यमंत्री निवास की वो खिड़की सोनी पड़ी थी। जिस मुख्यमंत्री ने पदभार संभालने के बाद घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री निवास की खिड़की पर जो कोई आकर के दरख्वास्त देगा उसके सारे काम किए जाए। प्रजातांत्रिक प्रणाली की एक परंपरा, एक रिवाज है कि जनता के सहयोग और समर्थन से सरकारें बनती और फिर चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो जनहित के कामों में रुचि ले, लोगों की मूलभूत जरूरियात पूरी करे, विकास के कामों को गति दे और लोगों को रोजगार देने का काम करे। लेकिन मुख्यमंत्री ने घोषणा तो की लेकिन काम किसी का नहीं। मैं जब उस सड़क से जा रहा था मैंने देखा मुख्यमंत्री निवास की खिड़की सोनी पड़ी थी। मैंने लोगों से पूछा कि खिड़की सोनी पड़ी, तो लोगों ने बताया कि और क्या करें, कोई दरख्वास्त देने आता है तो उसको पुलिस के द्वारा खदेड़ करके भगा दिया जाता है, किसी का कोई काम नहीं होता। मैंने उसी दिन से तय किया कि अगर कभी सरकार बढ़ाने का अवसर मिला तो निश्चित रूप से इस गलत परंपरा को बदलने का काम करें। आपके सहयोग और समर्थन से जब हमारी सरकार बनी तो हमने सबसे पहले उस परंपरा को समाप्त किया। हमारे शासनकाल में लोग सरकार के पास नहीं जाते थे, सरकार लोगों के पास आती थी कि नहीं आती? मैं आपके एक गांव में गया था कि नहीं गया था? और गांव के लोगों ने जो मांग रखी वो सारी मानी गई थी कि नहीं मानी गई? कई ऐसी मांगे भी थी जो मांगी नहीं गई थी, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर वो करनी जरूरी थी। हमारा ये देश सेकुलर देश, जैसा मैंने पहले बताया, सभी धर्म और मजहब के मानने वाले लोग इकट्ठे होकर मुश्तरका तौर पर सारे मसलों को हल करते हैं। संख्या की दृष्टि से भारतवर्ष में हिंदुओं की संख्या लगभग 70% है और मुसलमानों की संख्या लगभग 30% है। अगर किसी हिंदू की मृत्यु हो जाए तो हमारी परंपरा है कि हम उसे शमशान घाट में ले जाकर के उसका दाह संस्कार करते हैं। मौसम में किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाए तो रास्ते शमशान के पानी से भरे हुए हो, उस डेड बॉडी को ले जाने में दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? और मुर्दे को हम घर में रख नहीं सकते, घर में जला नहीं सकते। इसलिए मैंने सबसे पहले शमशान घाट के सभी रास्ते पक्के करने का निर्णय लिया। मुसलमान दफनाया करते हैं, अगर किसी बुजुर्ग की मौत हो जाए वो उसे कब्रिस्तान में ले जाकर के दफनाने का काम करते हैं और जब वो उसको दफना करके वापस घर लौट जाए तो पीछे से आवारा कुत्ते उस मिट्टी को खोद करके उस डेड बॉडी को निकाल करके ले जाएं तो फिर परिवार के लोग अपमानित महसूस करते हैं कि नहीं करते? इसलिए हमने बिना मांगे हुए सभी कब्रिस्तानों की 4 दीवारी पक्की करने का काम किया
ताकि मुसलमान को अपमानित न करें। हम व्यवहारिक विज्ञान के आधार पर निर्णय लेते हैं। हमारी सरकार के वक्त में, जैसा मैंने पहले बताया, 3610 पढ़े लिखे युवकों को नौकरी देने का काम किया। अब की सरकार जब आपकी बढ़ेगी तो मैं आपसे वायदा करके जा रहा हूं कि इस देश के हर पढ़े लिखे युवक को, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे हरिजन है या बैकवर्ड है, व्यापारी है या कर्मचारी, कारखानेदार है या मजदूर है या किसान और कमेरे का बेटा है, हम उस लड़के की योग्यता के मुताबिक उसको सरकारी नौकरी दें। गांव का, कस्बे का, शहर का पढ़ा लिखा युवक अगर अच्छे पद पर होगा तो गांव की भलाई की बात सोचेगा नहीं सोचेगा। अगर किसी पढ़े लिखे युवक के माँ बाप ने किसी वजह से वोट चाहे कहीं भी दिया हो, हम उसमें वोट की राजनीति का दखल नहीं मानते। किसी पढ़े लिखे युवक के माँ बाप के गलत निर्णय की सजा उस बच्चे को मिले, हम इसके पक्ष करते हैं। इसलिए साथियों, मैं आपसे वायदा करके जा रहा हूं, सरकार बना लो, फिर आपके सारे फोटो काट दो। हर पढ़े लिखे युवक को हम रोजगार देंगे, चाहे बाद में मुझे फांसी टूटना पड़े, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं। आपसे एक अर्ज करने आया है कि मेवात हमारा मजबूत गढ़ रहा है और ये और ज्यादा मजबूत हो, इसकी मैं उम्मीद रख के आपके पास आया। लोगों को जोड़ो, मेंबरशिप की कापियां आपके पास पहुंच गई, प्रधान से कापी लेकर के एक एक व्यक्ति को पार्टी का मेंबर बनाओ। जो आदमी आपकी पार्टी की मेंबरशिप की पर्ची कटा लेगा तो पार्टी के प्रति समर्पण भाव से मेहनत करने का काम करेगा, और संगठन जब मजबूत होगा तो फिर सरकार आपकी बढ़ेगी। इसलिए सरकार बनने के बाद आपको सारी सुविधाएं मिले, ये मैं आपसे वायदा करके जा रहा हूं। भाषण सुनने नहीं आया, भाषण का निमंत्रण देने आया। भाषण सुनने के लिए तो आप 25 तारीख को स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के पवित्र जन्म दिवस पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आपको जींद में जाना पड़ेगा। हर साथी को जींद में साथ ले जाने का काम। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप जब जींद पहुंचेंगे तो भारतवर्ष के दूसरे प्रदेशों के अग्रणी नेता जो वो सभा में आएंगे, उनको हौसला मिलेगा और उस हौसले से प्रभावित होकर के वो भी अपने प्रदेशों की सत्ता को बदलने का काम करें। उस सभा में हम हमारी पार्टी के उन नौजवान साथियों को भी सम्मानित करने का काम करेंगे जो इस ओलंपिक में मेडल जीत करके आए हैं। इस ओलंपिक गेम्स में सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा प्रदेश के नौजवानों ने लिए। एक दफा जब आपकी सरकार बनी थी, मुझे सरकार की तरफ से हिदायत हुई थी कि 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज रोहतक में फहराया जाए। और जब मैं रोहतक की सभा में बैठा हुआ था, नौजवान लड़के परेड कर रहे थे। सामने दीवार पे लिखा हुआ था, कौन बनेगा करोड़पति। मैंने अपने संबोधन में, अपने भाषण में एक बात कही थी कि दीवार पे लिखा हुआ तो ये गलत हो सकता है, लेकिन मैं आपसे वायदा लेकर के जा रहा हूं कि सिडनी के ओलंपिक गेम्स में, उस वक्त सिडनी में गेम्स हो रहे थे, जो साथी गोल्ड मेडल लेकर के आएगा उसको 1 करोड़ रुपया नकद देने का काम है, और जो साथी चांदी का मेडल लेकर के आएगा उसको 50 लाख देंगे, और जो सिल्वर मेडल लेकर के आएगा उसको 25 लाख रुपए देंगे। साथियों, उस ओलंपिक गेम्स में
हरियाणा प्रदेश की एक महिला कर्नम मल्लेश्वरी, जो आंध्रा की बेटी थी और हरियाणा में ब्याही हुई थी, वो एक सिल्वर का मेडल जीत करके आई थी। हमने न सिर्फ उसका एयरपोर्ट पर स्वागत किया, बल्कि उसको नकद 25 लाख रुपया भी देने का काम। इससे नई पीढ़ी को हौसला मिला और हरियाणा के जवानों ने नए सिरे से उत्साहवर्धक कार्य करने शुरू किए। आप सड़कों पर देखते हैं सुबह शाम